खुदा एग्जाम दृष्टि। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया 5000 प्लस समान अध्ययन का वन लाइनर MCQ देखने वाले हैं, जो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह सेट 61 से 70 तक का आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 60 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे, जो कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। और वित्तीय आपात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। और संस्थात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। और इसके साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन करने की भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कराने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया। जर्मनी की संविधान से आपातकाल की व्यवस्था, और रूस की संविधान से मौलिक कर्तव्य, और जापान की संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इनके 2 सदस्य एक हृदयनाथ कुंजरू थे एवं KM पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितने हैं? ध्यान में रखिएगा, 5 है। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है, तो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो तृतीय अनुसूची में है। और विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है, तो चौथी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। और भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किया गया है किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में किया गया है, अनुच्छेद 243 के G में। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किया गया। 12वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 243 के W में उसका उल्लेख किया गया। हम लोग भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्यागपत्र को देखने वाले हैं। राष्ट्रपति पद का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा।
और उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है और प्रधानमंत्री अपनी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल का शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। हम लोग भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद को देखेंगे। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध है। भाग 2 में नागरिकता का संबंध है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का संबंध है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। और भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में किया गया है। और भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक वर्णन किया गया। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य है जिसका वर्णन अनुच्छेद 238 में किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में किया गया। और भाग 9 में पंचायत का वर्णन है जिसका उल्लेख 243 के क से लेकर न तक में किया गया है। और भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन किया जिसका उल्लेख 243 से त से लेकर 243 के यह 6 तक में वर्णन है। और भाग 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन किया है जिसका संबंध 243 के यह ज से लेकर यह न तक वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है जिसका अनुच्छेद 244 में वर्णन किया गया है। और भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया है जिसका संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक में वर्णन किया गया है। और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा एवं बाध्य का संबंध है जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 के क तक वर्णन है। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की चर्चा है जिसका उल्लेख आर्टिकल 301 से लेकर 307 में किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन है जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में। और अनुच्छेद 14 के क में अधिकरण का चर्चा है जिसका उल्लेख मिलता है 323 के क से लेकर ख तक में। और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है जिसका उल्लेख 3 आर्टिकल यानी 324 से लेकर 329 तक में वर्णन किया गया है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष आपबंध का संबंध है जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। अनुच्छेद यानी भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है जिसका संबंध अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में वर्णन किया गया है। और भाग 18 में आपात उपबंध का संबंध है जिसका वर्णन 352 से लेकर 360 अनुच्छेद में किया गया है। और भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक में किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। और भाग 21 में अस्थायी या विशेष उपबंध का संबंध है जिसका अनुच्छेद मिलता है
369 से लेकर 392 तक में वर्णन और 22 भाग में संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक में। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ध्यान में रखिएगा 5 प्रकार से। और भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकती है? तो 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था तो 1955 ईस्वी में। भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो भाग 3 को। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था कब? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अब हम लोग विधि के समझ समता का अधिकार की बात की गई है तो किस अनुच्छेद में? 14 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 15 में। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 में। और उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 19 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। अब देखेंगे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार का उल्लेख है और अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है और अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 6 प्रकार का। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 19 के ए में। अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में देखेंगे। कहता अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख है और अनुच्छेद बी में 19 के बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के डी में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19 के ई में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख है और अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 30 में। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को।
और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 में। और किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 के क में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। कहता कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 41 में। प्रसूति सहायता एवं कार्य की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 34 में। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 48 में, ध्यान में रखिएगा। तथा पर्यावरण संरक्षण एवं जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 के क में। तथा राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो KT शाह के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार सुवनसिंह समिति के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? तो राष्ट्रपति में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य होते हैं। 17वें यानी कि 17th संविधान संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा को। कहता राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पद अवधि का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है कितना? तो 15,000 रुपया। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। तथा राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति का पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 में।
तथा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है अनुच्छेद 123 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बने? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने। और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बने? तो द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया था? तो अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार। कहता मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है तो लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो 18 थी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो चौधरी चरण सिंह। और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन रहे थे। और भारत की संसद का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा मिलकर भारत की संसद का निर्माण करता है। तो भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है 80 में। और लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है और लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 होता है। राज्यसभा के कार्यकालों यानी सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ध्यान में रखिएगा 84 यानी 84 सदस्य। और अनुसूचित जनजाति लोकसभा में कितना होता है? तो 47 सीट उसके लिए आरक्षित किया गया है। कहता किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा कितना है? तो 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक का वृद्धि किया जा सकता है? तो 1 वर्ष का। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणमूर्ति संख्या होनी चाहिए तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए?
तो कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना आवश्यक है। और लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है तो लोकसभा सदस्य के रूप में। कहता लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और लोकसभा की पहले महिला अध्यक्ष कौन थे तो मीरा कुमार थे। किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है तो चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों या कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है तो उसकी संसद सदस्यता को समाप्त हो जाएगी तो 60 दिन में। भारत सरकार का प्रमुख यानी विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी होते हैं। किसी संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं तो महान्यायवादी को। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत के संचित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में, और भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा का अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है तो उसका भी निदान भारत की संचित निधि से किया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में, और सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है तो 65 वर्ष। भारत में लोकहित मुकदमा जिसे PIL यानी पील की अवधारणा लाने का श्रेय किसे जाता है तो न्यायमूर्ति PN भगवती को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए किस अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है तो अनुच्छेद 129। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है तो 25 है। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं तो राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं तो राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है तो राज्यपाल द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होते हैं तो राज्यपाल होते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
और लाइक करना ना भूलिएगा।